नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम हैं आने वाले, पेपर 1 है, ACF का है, HS का है, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो जिसमें हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको MSME भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर इज सिचुएटेड एट। तो बोलते हैं कि जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो प्रौद्योगिकी केंद्र है हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ पर स्थित है। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है वो जो है वो बद्दी में स्थित है। बद्दी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। बद्दी कहाँ पर पड़ता है? बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में बद्दी जो है वो पड़ता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जिसको बोलते हैं वो हमीरपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT निफ्ट जिसको बोलते हैं वो कांगड़ा में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जिसको बोलते हैं वो सिरमौर में स्थित है। और उसी तरह ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भी आता है, जो कि बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं MSME की, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इस बार जो बजट आया था, जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था, उस बजट में ना इस बार MSME की नई डेफिनेशन भी बताई गई थी। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की जो नई डेफिनेशन बताई गई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि माइक्रो एंटरप्राइजेज कौन से होंगे, स्मॉल कौन से होंगे और मीडियम कौन से होंगे। देखिए, जो नई डेफिनेशन MSME की आई है, उसके अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होंगे जिनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 2.5 करोड़ से और जिनकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ तक है। 2.5 करोड़ से 10 करोड़ तक की जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेज की लिमिट होगी। स्मॉल एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज हैं जिनकी लिमिट जो है वो 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में होगी। और मीडियम एंटरप्राइजेज वो हैं जिनकी लिमिट 125 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में जो है वो होगी। तो ये नई डेफिनेशन है MSME की। और MSME के बारे में आपने ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे भी हर साल मनाया जाता है। ये डे कब मनाया जाता है? तो ये जून महीने में मनाया जाता है और जून महीने की 27 तारीख को जो है ये MSME डे जो है वो मनाया जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इतना सब आपने जो है वो ध्यान रखना है MSME के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि MSME जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वो बद्दी में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन द ईयर 1954 एंड स्प्रेड अक्रॉस 14.19 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो बोलते हैं कि उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसकी स्थापना की गई थी 1954 में, 1954 में जिसकी स्थापना की गई थी, और उसका जो क्षेत्रफल है या फिर जो 14.19 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। अगर हम उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी आती है? हमारे पास जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है यहाँ पर, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये 1954 में एस्टेबलाइज हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। और इसका जो एरिया है वो 14.19 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर ना कुछ बातें आपने नोट करनी है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई सा भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है। आपका आंसर होगा कुल्लू में आती है। उसका एरिया कितना है? उसका एरिया 14.19 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। उसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यहाँ पर कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो दी गई है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में स्थित है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी और 379 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ पर कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिया गया है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में स्थित है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसका जो एरिया है वो लगभग 69 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वो आता है। यहाँ पर बंदली दिया गया है, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर आती है? ये मंडी में जो है वो आती है। और बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एरिया है वो 41 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। और उसकी स्थापना कहीं पर 1962 लिखा गया है और विकिपीडिया को अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1974 जो है वो लिखा गया है। तो इसका एरिया आपने इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्लियर हो गई। अगर हम स्पेसिफिक वे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, परंतु नेशनल पार्क मुख्य रूप से 5 ही आते हैं, जिसमें ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है, कुल्लू का पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति का आता है, जिसमें सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो आता है सिरमौर का, जिसमें जो है वो इंद्र किला नेशनल पार्क जो है वो आता है कुल्लू का, और जिसमें खीर
गंगा नेशनल पार्क आता है, ये भी जो है वो कुल्लू में ही स्थित है। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास 5 जो हमारे पास नेशनल पार्क आते हैं वो आते हैं। इन 5 नेशनल पार्क में से जो है वो एक नेशनल पार्क यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी स्थित है, वो जो है वो है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको 2014 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। इतना सब यहाँ से हो गया डिटेल में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू किन्नौर। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सा किन्नौर के साथ जो है वो रिलेट नहीं करता। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सा किन्नौर के साथ रिलेट नहीं करता है, तो यहाँ पर एक तो आपको डिटेल में जानकारी पहले हर एक के बारे में होनी चाहिए, जैसे कि माउन दिया गया है, खुन्नू दिया गया है, खुरपा दिया गया है, खंभ दिया गया है। सबसे पहले जो माउन दिया गया है, माउन का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं माउन के मतलब की, तो लेह में जो है लेह के जो लोग हैं वो किन्नौर को माऊ कहते हैं। तो ये किन्नौर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि लेह में जो है वो किन्नौर को माऊ बोलते हैं। खुन्नू की बात करते हैं तो खुन्नू जो है वो किन्नौर जो है वो कॉल्ड खुन्नू बाय तिब्बतियंस, ये तिब्बतियंस के द्वारा किन्नौर को खुन्नू जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर खंभ दिया गया है और खुरपा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। खंभ देखिए कुल्लू के साथ क्या रिलेट कर किन्नौर के साथ क्या रिलेट करता है, खंभ किन्नौर के साथ रिलेट नहीं करता, कुछ भी ऐसा नहीं है। खुरपा की बात करते हैं अगर, तो खुरपा वर्ड भी जो है वो किन्नौर के लिए ही जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको कुछ लोग बोल देते हैं कि ये जो है वो टाइपिंग एरर की तरह होता है और टाइपिंग एरर के कारण इसको खुरपा बोल दिया गया। वैसे किन्नौर को जो है वो खस भी बोलते हैं, खसिया भी बोलते हैं, खुरपा भी जो है वो किन्नौर को जो है वो बोला जाता है। तो खुरपा भी किन्नौर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, परंतु खंभ जो है वो किन्नौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। माउन कुल्लू के किन्नौर के साथ जुड़ा हुआ है, खुन्नू किन्नौर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे जुड़े हुए हैं वो तो हमने जान ही लिया। अगर हम किन्नौर या फिर किन्नर्स की बात करते हैं तो वायु पुराण में इनको जो है वो महानंद माउंटेन के वासी जो है वो बताया गया है। इनमें अलग अलग मैरिज के टाइप हमने पढ़ रखे हैं। इनमें जो मैरिज के टाइप हमने पढ़ रखे हैं उसमें दम 40 आ जाता है, बिनांग हचीस आ जाता है, दमतांग हसीश आ जाता है। इसमें दरोज दुवर मैरिज का टाइप आता है, न्यामशा लाबो आ जाता है, जानेखंग जानेतंग कॉमन टाइप के मैरिज जो है जानेखंग जानेतंग जो है वो आते हैं। हमने बहुत सारे मैरिज के टाइप किन्नौर के पढ़ रखे हैं, उनको अलग से रिवाइज करेंगे जो मैरिज के टाइप ही होंगे, परंतु अभी जस्ट मैंने आपको एक क्विक रिवीजन जो है वो इसका दे दिया कि इस तरह के यहाँ पर होते हैं। ठीक है जी, ये सब यहाँ से डिटेल से हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो विचार करना है। बोलते हैं गद्दी ट्राइबल पीपल आर द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, कि गद्दी के जो ट्राइबल पीपल हैं वो लॉर्ड शिवा के जो है वर्शिपर होते हैं, ये भगवान शिव को जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मानते हैं। दूसरे में बोलते हैं गद्दी ट्राइब इज सेमी नोमैडिक शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, की ये जो है वो सेमी नोमैडिक है, मतलब अर्ध खानाबदोश टाइप के लोग जो है ये हैं, और ये जो है वो अनुसूचित जो जनजाति है शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें जो है वो आते हैं। और यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट भी दी गई है, बोलते हैं गद्दी ब्राह्मण्स हैव अ ट्रेडिशन दैट देयर एंसेस्टर केम फ्रॉम दिल्ली टू भरमौर इन द रेन ऑफ राजा साहिल वर्मन। गद्दी ब्राह्मणों की एक परंपरा है, वो ये मानते हैं कि इनके पूर्वज जो था वो राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो दिल्ली से भरमौर जो था वो आए थे। ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। हम सबसे लास्ट स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखिए गद्दी ब्राह्मण जो है ये मानते हैं जरूर कि इनके पूर्वज जो था वो इनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज जो थे वो दिल्ली से भरमौर आए थे, परंतु वो राजा साहिल वर्मन के टाइम नहीं मानते इस बात को। ये मानते हैं कि इनके पूर्वज जो था वो आए तो जरूर थे, परंतु वो जो था वो आए थे राजा अजय वर्मन के कार्यकाल के दौरान। राजा अजय वर्मन हुआ करते थे एक यहाँ के चंबा के, इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो आए थे। तो तीसरी स्टेटमेंट प्योरली जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो हो जाती है। ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो गलत स्टेटमेंट है, इसको सही करने का जस्टिफाई करने का कोई तुक बनता ही नहीं है। आगे बोलते हैं गद्दी ट्राइब जो है वो सेमी नोमैडिक ट्राइब जो है वो आती है। सेमी नोमैडिक का मतलब है कि ये अर्ध खानाबदोश टाइप के जो है वो आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये सेमी नोमैडिक ही जो है वो आते हैं। गद्दी जो है वो इसमें ब्राह्मण भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, खत्री भी होते हैं, राठी भी होते हैं, ठाकुर भी जो है वो इसमें होते हैं। और गद्दी जो है वो सेमी नोमैडिक इनके अर्ध खानाबदोश टाइप के जो है ये लोग माने जाते हैं। इनकी ट्राइब जो है वो अर्ध खानाबदोश टाइप की जो है वो मानी जाती है। तो ये स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है, इसमें कोई भी डाउट आपको जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं कि गद्दी ट्राइबल पीपल आर द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, देखिए भगवान शिव की पूजा करते हैं ये जो गद्दी ट्राइब के लोग हैं, और भगवान शिव की पूजा ये बड़े धूमधाम से करते हैं। इसके लिए ये नवाला फेस्टिवल भी जो है वो मनाते हैं। नवाला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नवाला फेस्टिवल जो है वो गद्दीस के द्वारा मनाया जाता है, जहाँ पर ये रहते हैं, चाहे वो चंबा में रहते हैं चाहे वो कांगड़ा में रहते हैं। मुख्य रूप से ये कहाँ पर रहते हैं? तो चंबा और कांगड़ा में ही जो है ये गद्दीस जो है वो आपको मुख्य रूप से जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर हम गद्दी
ट्राइब की बात करते हैं तो गद्दी का आपको ये पता चल गया। राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, कांगड़ा के महानतम राजाओं में से संसार चंद एक राजा हुए, और राजा संसार चंद को जो है वो एक गद्दन के साथ जो था वो प्यार जो था वो हो गया था। ठीक है, उस गद्दन का नाम एग्जाम में पूछा गया, उस गद्दन का नाम जो था वो नोखू गद्दन जो था वो हुआ करता था। गद्दी जो ट्राइब है इनके बीच में एक लोकल ड्रिंक जो है वो बनता है, उसको सूर्य ये बोल देते हैं, उसको झोल भी जो है ये बोल देते हैं। ठीक है जी। और गद्दी ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं उनको क्विक वे में रिवाइज करवाता हूँ, जैसे कि दान पुन हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, झंझारा हो गया, घर जवांतरी हो गया, झिंड फूक हो गया, ये इनके बीच में मैरिज के टाइप आते हैं। और गद्दी जो है वो सेमी नोमैडिक तो होते ही होते हैं, ये जो है वो पेस्टोरल सेमी पेस्टोरल भी होते हैं, सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब भी ये मानी जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी ये खेती भी करते हैं, खानाबदोश टाइप के भी होते हैं ये थोड़े थोड़े। तो इस तरह से जो है ये जस्टिफाई होंगी। पहली दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका हो जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, और तीसरा इनकरेक्ट है। क्यों हमारे पास इनकरेक्ट है वो तो हमने जान ही लिया। गद्दी ब्राह्मण मानते हैं कि वो जो है उनके एंसेस्टर जो था वो दिल्ली टू भरमौर आए थे राजा अजिया वर्मन के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर सकें और उन कमियों को एनालाइज कर कर आगे बढ़ सके, तो ये सही अपॉर्चुनिटी है आपके पास और सही टाइम भी है अभी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर कर आगे बढ़ने का। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टेस्ट सीरीज में स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, स्लॉट 3 हमारा जो है वो है, इसमें आप खुद को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसके लिंक जो है वो दिए गए हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना तो देर नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम के नज़दीक ज्वाइन करने से ऐसा होता है कि रिवीजन नहीं कर पाते, तो अभी ज्वाइन कर कर आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं यहाँ पर भुट्टी वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको बुटीको जो है वो बोलते हैं, बुटीको वाज फॉर्म्ड एट शमसी इन विच ईयर, तो बोलते हैं बुटीको जो है वो शमसी में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बुटीको की बात करते हैं तो बोलते हैं कि बुटीको की स्थापना की कौन से ईयर में जो था वो गई थी। ठीक है, पहले तो ध्यान रखना है कि बुटीको का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है भुट्टी वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक वेवर के द्वारा जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप में बनाया गया, जहां से लोगों को जो है वो रोजगार दिया गया, लोकल लोग यहाँ पर आकर जुड़े, कल्चर को संजोए रखने के लिए इन्होंने काम किया, तो उसको बुटीको नाम दिया गया। और बुटीको की जो स्थापना की गई थी ना, वो की गई थी 1944 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बुटीको की बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, तो इसकी स्थापना मैंने बताया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और जो 12 एक तरह से बुनकर थे, प्रोग्रेसिव बुनकर थे जो अच्छे से काम करते थे, उनके द्वारा जो है वो इसकी स्थापना जो है वो की गई। और ये जो है कुल्लू शॉल के ऊपर जो हैंड वूवन प्रोडक्ट होते हैं बाकी भी, उनके ऊपर जो है वो अच्छे से जो है वो काम जो है ये करती है। बुटीको का स्ट्रगल रहा जब ये स्थापित की गई, परंतु उसके बाद 1956 में जो है वो एक मूवमेंट भी इसका आया, जब इसमें मिस्टर वेदराम ठाकुर आकर जो था वो जुड़ गए। मिस्टर वेदराम ठाकुर जो था वो एक स्किल्ड वर्कर थे, स्किल्ड बुनकर जो था ये थे, और इनके द्वारा जो है वो काफी ट्रांसफॉर्म जो था वो बुटीको में जो था वो किए गए, और बुटीको का नाम तब से जो है वो चला हुआ है। हालांकि ये अलग अलग कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, USA हो गया, ऐसी कंट्रीज में भी जो है वो इनके प्रोडक्ट जो है वो जाते हैं। और बुटीको को जो है वो बहुत सारे अवार्ड भी जो है वो अलग अलग टाइम में भी मिल चुके हैं। नेशनल अवार्ड एक होता है, गोल्ड अवार्ड इसमें इनको मिला था, ये इनको 1993 में जो था वो मिला था। और उद्योग रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है, उद्योग रत्न अवार्ड इनको 2005 में जो था वो मिला था। तो ये बुटीको का जो है वो हिसाब है पूरा। बुटीको की स्थापना कब हुई, बुटीको का क्या पूरी बात है, वो तो आपको पता चल ही गया। अच्छा, बुटीको के अलावा आपने एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास एक हिम बुनकर भी है। हिम बुनकर है हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एंड वीवर एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो हिम बुनकर है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? हिम बुनकर यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ, हिम बुनकर की स्थापना 1984 में जो था वो की गई थी। ये हिम बुनकर 1984 में जो था वो बनाया गया था। इसका जो मेन मोटिव था बनाने का वो क्या था, ताकि जो लोकल हैंडक्राफ्ट का काम लोग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, उनको एक पहचान दिला दी जाए।
तो इस तरह से जो है ये हिम बुनकर जो था वो बनाया गया था। हिम बुनकर बुटीको, इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिली। दोनों एक साथ आपने याद भी रखने हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट वे में जो है वो मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर सिंका पास सबसे पहले दिया गया है, क्या ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। उसके बाद रांचा पास दिया गया है, क्या ये लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है या फिर लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पर बेरिंगा पास दिया गया है, क्या ये कुल्लू कांगड़ा को जोड़ता है। यहाँ पर जालसू का जोत दिया गया है, क्या ये कांगड़ा को कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। अगर हम सबसे पहले सिंका पास की बात करते हैं तो देखो सिंका पास जो है ये किन्नौर को गढ़वाल से ही जोड़ता है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4575 मीटर। 4575 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। यहाँ पर जो है रांचा पास जो है वो दिया गया है, रांचा पास लाहौल स्पीति में ही स्थित है और ये 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यहाँ पर बेरिंगा पास दिया गया है, ये कुल्लू को कांगड़ा से ही जो है वो जोड़ता है। अच्छा, बेरिंगा पास जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, ये 4140 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। 4140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जालसू का जोत दिया गया है, जालसू का जोत जो है ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है, ना कि कांगड़ा को कुल्लू से, तो ये गलत हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। जालसू का जोत कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 3450 मीटर के आसपास, 3450 मीटर के आसपास इसका जो है वो एल्टीट्यूड जो है वो आता है। इंपॉर्टेंट धर्रे एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं। प्रॉपर लिस्ट में हम इनको रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो शिवलिंगा पास है 3980 मीटर वाला वो किन्नौर में स्थित है। शिंका पास है 4575 मीटर 4575 मीटर वाला किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। बुरुआ पास है 4578 मीटर वाला, ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। रूपिन घाटी पास है 4625 मीटर वाला, ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ेगा। लमखंगा पास है 5284 मीटर वाला, ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ेगा। चरंग पास किन्नौर गढ़वाल वाला है, ये 5266 मीटर पर स्थित है। पिन पार्वती आता है वो कुल्लू स्पीति को आपस में जोड़ता है, 5320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और बोरसा पास आता है, ये 5360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पासिस हैं, हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर रखी है, इसको हमने रिवाइज कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं असनी रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो देखो असनी जो है वो किसकी सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग सहायक नदियां यमुना की बनती हैं, जिसमें एक असनी सहायक नदी भी जो है वो बनती है और असनी गिरी में जाकर जो है वो मिलती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। असनी गिरी में जाकर मिलती है और गिरी जो है वो कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। गिरी ऐसी नदी है जो सिरमौर को दो बराबर के भागों में जो है वो डिवाइड करती है। एक ये सिस गिरी बनाती है, यहाँ पर देखो एक जो है ये सिस गिरी कर रीजन बनाएगी, सिस गिरी कर, और एक ये ट्रांस गिरी कर जो है वो बनाएगी। ठीक है, एक ये ट्रांस गिरी कर जो है वो बनाती है। सिस गिरी और ट्रांस गिरी कर जो है ये दो भाग जो है वो सिरमौर के बनाती है। और दूसरा जो है यमुना की ये सहायक नदी है, यमुना की मुख्य सहायक नदी है, कुप्पर पीक से जो है ये निकलती है। यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर करती है खादर मांझी नामक स्थान पर, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को छोड़कर ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है ताजेवाला नामक स्थान पर। हिमाचल की ये सबसे छोटी नदी है, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास जो है वो हिमाचल में ये बहती है। इसका जो वैदिक नाम है वो कालिंदी इसका वैदिक नाम आता है। यमुना की बाकी भी सहायक नदियां बनती हैं, जैसे कि टॉन्स यमुना की सहायक नदी जो है वो बनती है। हम ये भी पढ़ते हैं कि पब्बर भी जो है वो सहायक नदी है, परंतु पब्बर पहले टॉन्स में जाकर मिलती है, फिर टॉन्स यमुना में जाकर जो है वो मिल जाती है। हम बाटा नदी भी जो है वो पढ़ते हैं, बाटा भी गिरी में जाकर मिलती है, फिर गिरी जो है वो आगे चलकर यमुना में जो है वो जाकर मिलती है। तो इस तरह से जो है वो सहायक नदियां जो हैं ये प्रॉपरली बनती हैं। तो सहायक नदियां भी हमने जान ली, नदियां भी हमने जान ली प्रॉपर वे से। यमुना नदी का रिवीजन भी जो है वो अच्छे से हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर द फॉरेस्ट ऑफ चंबा वर लीज्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 99 ईयर्स। तो बोलते हैं कि कौन से साल की ये बात है। देखिए एक टाइम ऐसा आया कि चंबा के जंगलों को जो है वो ब्रिटिश सरकार को लीज पर दे दिया गया और लीज भी दी गई 99 ईयर्स की लीज। तो कौन सा ईयर था ये जब ये 99 ईयर्स की लीज पर जो था वो दे दिए गए। ये 1864 का जो था वो टाइम था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1864 का ये टाइम था जब चंबा के जो फॉरेस्ट थे वो लीज पर जो था वो दे दिए गए, और ये लीज पर दिए गए 99 ईयर्स की लीज पर दिए गए। अच्छा चलो ठीक है कि ये जो है वो 99 ईयर्स की लीज पर जो था वो दे दिए गए। कौन से राजा के
के कार्यकाल के दौरान की ये बात है। कौन सा उस टाइम सुप्रीडेंट हुआ करता था ब्रिटिशर्स का जिसने ये किया? तो ये बात हुई थी 1864 में। चंबा की जो है वन संपदा को देखकर जो है वो मेजर जो ब्लेयर रेड हुआ करते थे, उन्होंने जो है वो राजा से अनुरोध जो था वो किया था, और उनके अनुरोध पर जो है वो 99 ईयर्स की लीज पर जो था ये फॉरेस्ट जो था वो दे दिए गए थे। हालांकि इसमें एक शर्त ये भी रखी गई थी कि हर 20 सालों के पश्चात जो है वो पट्टा जो लीज होगी यानी कि उसको फिर से जो है वो रिन्यू जो है वो किया जाएगा। और इस प्रकार से इस लीज से जो है वो चंबा सरकार को हर साल जो है वो 22,000 रुपये का जो है वो आमदनी जो है वो होती थी। और 1866 में जो है वो चंबा में जो है वो इसी मतलब पैसे से जो है वो अंग्रेजों के द्वारा एक अस्पताल भी जो था वो फिर खुलवाया गया था। चंबा में जो सुप्रीडेंट हुआ करते थे ना मेजर ब्लेयर रेड, इनके द्वारा ना चंबा में बहुत सारे जो है वो काम और भी करवाए गए थे। तो उसमें से एक जो मुख्य काम आता है वो यही आता है कि 99 ईयर्स की लीज पर जो था वो उन्होंने राजा को कहकर जो था वो ब्रिटिश सरकार को लीज पर ये फॉरेस्ट जो था वो दिलवा दिए थे, और यहाँ से चंबा को आमदनी भी होने लगी। 1864 की ये बात है, 22,000 के करीब यहाँ से आमदनी होती थी। ये चंबा के राजा कौन हुआ करते थे इस टाइम, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो चंबा के राजा की अगर हम बात करें तो 1864 में चंबा के राजा श्री सिंह जो था वो हुआ करते थे। श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा 1846 में अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गया था। जब चंबा अंग्रेजों के अधीन आ गया तो 1848 में अंग्रेजों ने क्या किया कि श्री सिंह को ही जो है वो चंबा जो है वो सनद के रूप में जो था वो प्रदान कर दी थी। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर सुप्रीडेंट बनाए गए। सुप्रीडेंट जो बनाए गए वो 1863 में जो था वो बनाए गए थे ब्लेयर रेड। 1864 में इन्होंने चंबा के जंगल लीज पर जो था वो दिलवा दिए। 1863 में जब ये बनाए गए तो इनके द्वारा 1863 में यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी जो था वो खुलवाया गया था। और चंबा के राजा श्री सिंह जो था वो 1870 में जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद श्री सिंह का भाई हुआ करता था गोपाल सिंह, वो गद्दी पर जो था वो बैठा था और वो जो था वो राजा बना था। कहा जाता है कि गोपाल सिंह ने भी जो है वो चंबा की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम जो था वो चंबा में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड कुल्लू कैपिटल सुल्तानपुर। तो कुल्लू की कैपिटल मैंने आपको बताया है कि अलग अलग स्थान पर शिफ्ट होती रहती थी। अगर हम बात करते हैं कुल्लू की कैपिटल का, तो कुल्लू की जो कैपिटल थी ना वो बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर का दौरा जो था वो किया था। देखिए अगर हम बात करें कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर का, तो कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर का दौरा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1701 में जो था वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हम जानते हैं कुल्लू के बारे में। 1701 की जो हम बात कर रहे हैं उस टाइम कुल्लू के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे। अगर हम बात करें उस टाइम कुल्लू के राजा कौन हुआ करते थे, तो इस टाइम जो है वो कुल्लू के राजा जो था वो राजा मान सिंह जो था वो चंबा के राजा जो था वो हुआ करते थे। राजा मान सिंह थे जब सुल्तानपुर को विजिट जो था वो किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। राजा मान सिंह की बात कर, इनका कार्यकाल 1688 से 1719 तक 1719 तक इनका जो है वो कार्यकाल रहा था, और राजा मान सिंह की मृत्यु 1719 में जो था वो हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुल्लू के बारे में, देखो कुल्लू की जो जब स्थापना की गई थी, कुल्लू की राज स्थापना, तो विहंग मणिपाल के द्वारा कुल्लू की स्थापना जो था वो की गई थी। और इसके द्वारा जो कुल्लू की राजधानी बनाई गई थी वो जगतसुख में इसकी राजधानी बनाई गई थी। जगतसुख को नास्त भी बोलते थे। और कुल्लू के एक राजा आए विशुद्धपाल, इनके द्वारा कुल्लू की राजधानी जगतसुख से शिफ्ट कर नगर में स्थापित की गई। ये कुल्लू के राजा विशुद्धपाल थे जिन्होंने जगतसुख से नगर में स्थानांतरित की थी। बाद में चलकर भी कैपिटल जो था वो शिफ्ट होती रही। फिर कुल्लू के राजा एक जगत सिंह भी आए। जगत सिंह ने जो था वो नगर से कैपिटल को शिफ्ट कर जो था वो सुल्तानपुर में भी जो था वो बनाया था। जगत सिंह शक्तिशाली राजा थे कुल्लू के, और 1660 की ये बात है जब इन्होंने कैपिटल को जो था वो शिफ्ट यहाँ से किया था। तो इनके द्वारा जो कैपिटल शिफ्ट की गई थी वो भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सशक्त महिला योजना कवर्स फीमेल बिटवीन एज ऑफ। तो बोलते हैं सशक्त महिला योजना किस उम्र की महिलाओं को जो है वो शामिल करती है। तो सशक्त महिला योजना के तहत 11 साल से लेकर 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सशक्त महिला योजना बोलते हैं, इस योजना के तहत जो है वो 11 से 45 साल की महिलाएं जो है वो कवर की जाती हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है महिलाओं का उनको एम्पावर करना, और बोलते हैं
खासकर ये ग्रामीण महिलाओं के ऊपर जो है वो फोकस करती है। ये इनके बीच में अवेयरनेस लगाती है, अवेयरनेस कैंप लगाती है और इसी के रिगार्डिंग जो है वो वेलफेयर स्कीम्स के बारे में उनको बताया जाएगा। उनको जो है वो अलग अलग सहायताएं जो दी जाती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और सशक्त महिला केंद्र भी जो है वो इसको लेकर जो है वो बनाए गए हैं। ये सशक्त महिला केंद्र ग्राम पंचायत लेवल पर बनाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में इसी स्कीम के तहत बनाए गए हैं। वन टाइम सीड मनी इसमें दी जाती है 35,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाती है, ताकि वो महिलाओं को जो है वो जागरूक कर सके, महिलाओं को एम्पावर कर सके। और सेल्फ रिलायंट अवार्ड मनी भी इसमें दी जाती है 5,000 पर गर्ल चाइल्ड जो है वो दी जाती है। और 5 की जो 5 टॉपर जो होती हैं गर्ल्स, उनको जो है वो दी जाती है, चाहे वो 10वीं की हो गई चाहे वो 12वीं की हो गई। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दी जाएगी। जो 5 टॉपर होंगी उनको 5,000 रुपया जो है वो इसके तहत जो है वो दिया जाता है। 10th में भी कोई 5 महिलाएं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये देखेंगे 5 लड़कियां उनको दी जाएगी। फिर 12th में भी देखेंगे जो HP वोस के तहत जो है वो आती हैं, जिनके नंबर देखे जाएंगे। तो ये सशक्त महिला योजना के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन 1906 एट बुशहर। तो बोलते हैं कि कौन सा आंदोलन 1906 में बुशहर में जो था वो शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब 1906 में कौन सा मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ था वो आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। ये पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था टेलीग्राम पर। अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।